टू माय चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स लाने वाली हूँ बहुत जल्द ही इस जनवरी महीने में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इज़ कि जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं वो मिस्टेक्स प्लीज़ मत दोहराना, क्योंकि ये मिस्टेक्स तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे और इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज़ किया है। बस 91% ही ले आ पाई। अभी तक रिग्रेट होता है कि मेरे को बस 91% ही क्यों लाई। जब भी याद होता है कि भाई सिर्फ 91% लाई हूँ, रोना आ जाता है। तो ये सब मिस्टेक प्लीज़ मत करना। तो लेट्स स्किप इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट इज़ इंग्लिश, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। बाय गॉड मैं बोल सकती हूँ कि इंग्लिश मेरा इतना फेवरेट है, थैंक गॉड कि मेरा बहुत अच्छा था। इंग्लिश ग्रामर से लेके इंग्लिश लिटरेचर तक आई वॉज टॉप इन दैट। क्लास एग्जाम में भी 80 से 78 79 आराम से आ जाते थे, लेकिन बोर्ड्स में वो उल्टा हुआ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हाँ सब आ जाएगा, लेकिन आ भी रहा था। लेकिन गलती ज़्यादा हुई किसमें? मेरा टाइम मैनेजमेंट में। मैंने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना और टाइमर लगा के करना। मैं जब भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करती थी तो टाइमर नहीं लगाती थी। 3 घंटे का लगाना होता है, मैं करते जाती थी, जो होगा देखा जाएगा। 3 घंटे का होता है, लेकिन शायद मेरे को लगता था अबाउट 4 आवर्स, जिस वजह से एग्ज़ाम में भी वही हुआ। 4 घंटे तो नहीं लगे। लास्ट मोमेंट में मैं बहुत पैनिक कर गई जब मैम ने बोला कि बस 4 मिनट रह रहे हैं या 5 मिनट रह रहे हैं, जल्दी जल्दी से करो। मेरा अनसीन पैसेज एक बाकी रह गया था, और अनसीन पैसेज इतना बेकार आता है। क्वेश्चन कुछ अलग होता है और पैसेज कुछ अलग होता है। आंसर ढूंढने की तरह से कुछ आंसर नहीं पता चलता। उसको फिर समझो, फिर क्वेश्चन को समझो, उसके हिसाब से लिखो। तो उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना, जैसे कि तुम्हें एक टाइम मिले कि तुम क्वेश्चंस में कुछ गलती नहीं किए होगे, जो क्वेश्चन आंसर लिखे होगे। और ग्रामर में अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि किधर से भी आ सकते हैं। तो एक सीक्वेंस में लिखना, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में लिखते जा रहे हो और लास्ट में 2 सही हो और बीच बीच में गलत हो जाए। ऐसा मत करना। कॉन्फिडेंस जिसमें हो, जिस आंसर में, उसे ही बस लिखना। ऐसा नहीं कि 12 का क्वेश्चन आ रहा है 12 लिख दूंगी, नहीं। जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसी आंसर को पहले लिख लेना। नेक्स्ट इज संस्कृत। थैंक टू गॉड कि मेरे पापा बहुत एक्सपर्ट थे संस्कृत में, इस वजह से मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेड था 99, लेकिन 98 आ गया। पता नहीं कैसे, कहाँ पे मार्क काट देते हैं। लेकिन तुम लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस देना। और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जो है यूट्यूब में बहुत मस्त काम देते हैं। मैं तो वही देख के प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस। जब भी मेरे को पहले टेंशन होती थी कि ग्रामर में कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे ग्रामर का जी भी नहीं आता था संस्कृत का, क्योंकि कभी पढ़ाई नहीं था मैंने। और इस वजह से मैं यूट्यूब में एक बार पहले जब 10th में थी, नॉस्टैल्जिक है, तो सर्च करती थी कि ट्रिक्स बताओ इसका। फॉर एग्जांपल अनसीन पैसेज का भी ट्रिक बताओ, इसका जो भी दिक्कत आती थी मेरे को ग्रामर में, उसका ट्रिक्स मैं सर्च करती थी यूट्यूब में। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मास्टर साहब है, और भी एक शर्मा जी बोल के कुछ हैं, उनका भी, कैलाश शर्मा, उनका भी मस्त है। उनके भी ट्रिक्स बहुत काम देते हैं, और संस्कृत में ही ट्रिक्स काम देंगे। इसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे हैं यूट्यूब पे, भरोसा कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, भरोसा कर ही लो उस पर। मेरे को संस्कृत में पहले इतना डर लगता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भाई ये तो आराम से हो जाएगा, क्या है इसमें। सो के पढ़ती थी मैं उस वक्त। इतनी चिल थी। आई वॉज अ चिल गाय और चिल गर्ल दैट टाइम संस्कृत के वक्त। इतना मस्त पेपर गया था, और इतनी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस उठ के आ जाते थे यूट्यूब से। वो मास्टर साहब का, उनका एक मैराथन चल रहा था, उससे क्वेश्चन उठ के आ गए थे। मैं सोचती थी कि भाई यही था मेरी ज़िंदगी। इतनी लकी थी। तो मिस्टेक मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन ये एक मिस्टेक था कि पेपर प्रेजेंटेशन मस्त था, उसमें ज़्यादा अच्छे से करना, एक लाइन छोड़ के करना। लेकिन ये मिस्टेक मत करना कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो मत करना। बड़ी की मात्रा, वो सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो उसे अवॉइड करना, अच्छे से लिखना। और मैं क्या करती थी कि स्पेस नहीं देती थी, जिस वजह से वो बहुत गंदा दिखता था हैंडराइटिंग। और हैंडराइटिंग मस्त रखना लिटरेचर में, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो। हिंदी में तुम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना, इवन फॉर संस्कृत, और एनसीईआरटी तुम्हारी मानता है, बट हिंदी में तुम्हें लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है हिंदी में एज़ कम्पेरिजन टू संस्कृत। संस्कृत में तो इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता, बहुत सारे MCQs होते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत लिखना होता है। तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं और टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तुम अवॉइड करना, क्योंकि ज़्यादा लिटरेचर में ही स्पेलिंग की वजह से मार्क कट जाता है। सो अवॉइड दैट। हैंडराइटिंग अच्छे रखने की सोचना, क्योंकि अगर हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आएगी तो मार्क किधर से देंगे टीचर्स। ऐसा नहीं बोल रही कि सडनली तुम हैंडराइटिंग बहुत अच्छा कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सालों से वही हैंडराइटिंग से लिखते आ रहे हो। लेकिन ऐसा रखना कि टीचर्स को समझ आ सके और तुम्हें भी खुद समझ आ सके। और ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही करना, क्योंकि
हाथ दुख जाएगा लिखते लिखते और टाइम नहीं मिलेगा वो चेक करने के वक्त। तो जल्दी जल्दी अच्छे से लिखना, पेपर प्रेजेंटेशन मस्त रखना, और ताकि तुम चेक कर पाओ जो भी मिस्टेक है उसे ठीक कर सको। मैथ में क्या ही बताऊँ, मैं खुद अंडर कॉन्फिडेंट थी एग्ज़ाम के वक्त। मतलब इतना ट्रॉमा आ जाता था, थैंक्स टू माय स्कूल। अभी भी वो स्कूल वाले देख रहे होंगे, पिछले वीडियोस की वजह से मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है मेरे पुराने स्कूल में, मैं बता भी नहीं सकती। भाई करते जाओ, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मैथ्स का यही टिप दे सकती हूँ कि एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो कि मैं नहीं करती थी। मेरे को लगता था कि किधर से भी आ जाएगा, लेकिन लिया था मैंने क्या, बेसिक मैथ। अगर स्टैंडर्ड मैथ लिया होता तो क्या होता मेरा। तो जो भी बेसिक मैथ लिया हो, एनसीईआरटी अच्छे से पूरा एग्जाम्पल से लेके और जो भी मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं A to Z सब प्रैक्टिस कर लेना। मतलब जैसे पानी की तरह याद है। मतलब अभी कोई सोया होगा, उससे उठा के अगर पूछ लो वैसे याद रखना मतलब रट मत लेना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और एग्जाम्पलर्स के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उनके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और कुछ अगर तुम्हें टाइम है तो एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी इज़ ए टॉप प्रायोरिटी फॉर बेसिक मैथ। और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए मैं जितना अपने फ्रेंड से पूछी हूँ, तो एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कुछ और RSAR RD के एग्जाम्पल्स बहुत ही एनफ है। इतना ज़्यादा टफ नहीं आता था। जब मैं एग्जाम हॉल पर गई, क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ही मस्त था। मैं तो सोच रही थी कि भगवान जी प्लीज़ पास करवा दो एटलीस्ट, क्योंकि मेरा मैथ इतना बेकार था। मतलब बेकार था नहीं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत अच्छी थी मैथ में, लेकिन अनलकीली कुछ अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे मेरे को, जो मेरे को उस लेवल तक मैं जितनी नूब थी उससे प्रो बना सके। क्योंकि मैं प्री बोर्ड में फेल हो गई थी, यू वुडंट बिलीव दैट। मैं प्री बोर्ड में मैथ्स में फेल हो गई थी, लेकिन हर किसी में टॉप की थी एक्सेप्ट मैथ। ये पॉसिबल था नहीं, लेकिन जो भी है खैर। तो अवॉइड स्ट्रेसिंग अ लॉट, क्योंकि जिसका भी मैथ वीक है मेरे जैसा, सो डोंट बी नर्वस। जो होगा देखा जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मतलब आराम से, क्योंकि हमारे वक्त गैप नहीं था। तुम लोगों के वक्त तो एटलीस्ट गैप बहुत मस्त है, तो उस वक्त उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। एक स्टोरी टाइम बोलती हूँ, बहुत मज़ेदार है, आई रिग्रेट इट द मोस्ट। तो मैंने सर्कल का चैप्टर नहीं की थी, क्योंकि मेरा नहीं हो रहा था। तो सुबह मैं सो गई, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे एग्जाम देने जा रही हूँ। फिर वो बोर्ड का था, तो सर्कल का कुछ क्वेश्चन मैंने पहले किया था, लेकिन याद नहीं था मतलब कैसे क्या किसका स्टेप्स होता है, थ्योरम्स व्योरम्स। तो मैं क्या की, रट के चली गई। मतलब लास्ट मोमेंट में 1 घंटे में मैंने सारे क्वेश्चन रट के गए थे, इंपॉर्टेंट वाले। बाय लकीली वही आ गए। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतना लकी फील हुआ कि भाई मतलब रट के भी काम आया कुछ चीज़। तो रटना भी एक काम है, तो मैथ में भी रटना काम आ रहा है। लेकिन प्लीज़ तुम लोग रटना मत, अच्छे से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस, और थ्योरम व्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है उससे अच्छे से प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के हिसाब से लिखना, मेरे जैसे रटना मत प्लीज़। नेक्स्ट इज साइंस में भाई चिल रहो। समृद्धि मैम है PW की, बायो उन पर अंधा भरोसा करना। मतलब मैं बोल रही हूँ, यू वुडंट बिलीव, बायो और केमिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट है। और बायो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। तुम लोग पहले से अगर कंसिस्टेंट रहे होगे तो इजीली पढ़ लिया होगा। तो अगर लास्ट मोमेंट में नहीं भी पढ़ोगे, बस वन शॉट देख के चले जाओगे, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करके चले जाओगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और इंटेक्स क्वेश्चंस, दैट्स एनफ। बट तुम्हारे बहुत अच्छे से गैप है, अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो समृद्धि मैम के वन शॉट उठा लो और बुक सामने रखो, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, याद रह जाएगा। अगर याद नहीं रह रहा तो डायग्राम्स बना के याद रखना, या अगर याद भी नहीं रह रहे तो मैप्स बना के वो याद रखना, या फ्लैश कार्ड्स जो भी होते हैं उससे याद रखना, बहुत मस्त याद रहेंगे। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो समृद्धि मैम अपने वीडियो पे बहुत ज़्यादा बोलती रहती हैं। सो ट्रस्ट हर, मैं बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे बायो पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो समृद्धि मैम को फॉलो करो, मस्त जाएगा बायो का पेपर। और केमिस्ट्री को तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट का ही चीज़ है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हें रिएक्शन सारे याद रहेंगे। रिएक्शन अगर याद नहीं रह रहे तो एक कॉपी लाओ, रफ पेपर भी होगा चलेगा, सारे एक साथ लिख लेना, जो जितने भी हैं, 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर के जितने भी केमिकल रिएक्शन है एक पेपर में लिख लो, और डेली उसको पढ़ो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं हो रहा ना, बस उसको रट लेना, हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब का हेल्प लेना, प्रशांत भैया हैं, EXP हब प्रशांत भैया को तो कौन नहीं जानता, वो हेल्प करने के लिए हैं। केमिस्ट्री का तो डायरेक्ट उठ के आता है रिएक्शन, लेकिन इस पे कॉन्सेप्ट का खेल है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें उठ के नहीं आता जो एक्सरसाइज में है, लेकिन उसी रिलेटेड आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब करने की ज़रूरत है नहीं। सो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अगर नहीं हो रहा भी तो रटना, जो केमिकल रिएक्शंस है और इंटेक्स एक्सरसाइज, और जो ब्लू कलर डिब्बे में होता है जो रिएक्शंस, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो उतना ही है। और फिजिक्स का मैं इतना अच्छे से टिप्स नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद वीक हूँ फिजिक्स में। मतलब मेरा सारा चैप्टर हो जाता था लाइट से लेके मैग्नेटिक तक, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट में वो भी पढ़ के नहीं गई थी। मतलब मैं हार मान जाती थी, पता नहीं क्यों। मतलब एक तो लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस ले जाती थी, मैं दिन भर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन रात को याद आएगा कि कल बोर्ड एग्जाम है, लेकिन मेरे को पढ़ना भी है। प्रोकास्टिनेट कोई भी नहीं करता होगा,
सो प्लीज़ अवॉइड दैट, स्ट्रेस मत लो और आराम आराम से पढ़ाई करना, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। जो 2 चैप्टर थ्योरी के हैं उन पर भी फोकस देना, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस देना। सो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस अच्छे से करना। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी से मेरे बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी से आया था, जो मैंने किया था सही, लेकिन मार्क्स नहीं आए थे। आई डोंट नो व्हाई, मैंने कहाँ गलती की होगी, क्योंकि वो चैप्टर मेरा बहुत वीक था। नेक्स्ट इज एसएसटी में दिगरा सर के ऊपर पूरा भरोसा करना। और एसएसटी मेरा बहुत फेवरेट था, क्यों, थैंक्स टू माय क्लास टीचर, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और दिगरा सर भी मस्त पढ़ाते थे। सो इन दोनों की वजह से मेरा एसएसटी बहुत मस्त था। और वैसे भी ह्यूमैनिटीज़ ली हूँ, मतलब एसएसटी में बहुत ज़्यादा पहले से इंटरेस्ट था। तो ज़्यादा दिक्कत होती है मैप वर्क में। अगर अभी तक भी मैप वर्क नहीं किया होगा तो एक दिन लेकर बैठो, मतलब मैप एक दिन में भी हो जाएगा, उसमें चिल रहो। मतलब तुम्हें बस मार्क ही तो करना है, तो 1 बार 2 बार 4 बार भी देख लो। मतलब इतना मोटा सा शीट मैंने प्रैक्टिस किया था, शायद 20 या 30 होगा, मतलब पढ़ा हुआ था मेरा मैप, थैंक गॉड। बस प्रैक्टिस करते गए। मैं एक बार देखती थी कि क्या क्या लिखा है, कहाँ पे कहाँ है, और उसी हिसाब से, मतलब उसे भी एक प्रकार का बोल सकते हो रट्टा था मैंने। मैप भी रट लिया था और एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन मैंने पूरा याद किया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ समझा नहीं था, उस पर भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, मतलब क्रिएटिवली तो लिखना ही होता है ना। ये भी तो एक लिटरेचर सब्जेक्ट है एसएसटी, तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट की चीज़ आती है कि तुम किस हिसाब से इसको लेते हो, एक स्टोरी लाइन के हिसाब से या टाइम लाइन के हिसाब से तुम्हें याद रखना है। और जब भी तुम आंसर्स लिखो एसएसटी का, पॉइंट में लिखना, और पॉइंट में लिखने के बाद अच्छे से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, पेंसिल से या पेन से, हाईलाइटर लेके उधर मत जाना, नहीं तो बहुत गाली खाओगे। सो अवॉइड दैट, और अच्छे से लिखना। मैं क्या करती थी कि स्पेस नहीं देती थी, एज आई सेड अर्लियर कि मैं स्पेस नहीं देती थी, बहुत लग के लिखती थी, जो कि बहुत गंदा दिखता था। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, छोड़ के लिखना और लाइन बाय लाइन एक गैप लेके लिखना, ताकि सुंदर दिखे तुम्हारा प्रेजेंटेशन। और क्वेश्चंस जो नहीं आ रहा होगा लास्ट में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज ही करना है। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन इधर कर लिया और सेक्शन बी के बाद सेक्शन ए का और एक क्वेश्चन उधर कर लिया, नहीं। मतलब क्वेश्चंस आगे पीछे होने से भी चलेगा, लेकिन उसी सेक्शन का सीक्वेंस वाइज करो। मैं तो लास्ट मोमेंट पे 1 शॉट देख के गई थी, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था, एनसीईआरटी पहले पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और लकीली मेरे मैम ने जो पहले सिलेक्टिव्स दिए थे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब आए थे, मतलब उसी में से क्वेश्चन उठ के आ गया था। और प्लीज़ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ किधर से भी आ सकते हैं, लाइन से किधर से भी उठ के आ जाते हैं। तो जो भी बॉक्सेस हो या जो भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा अच्छे से उसे देखना, किधर से भी आ सकते हैं। सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना। नेक्स्ट इज आईटी का मैं भी इतना अच्छा टिप्स नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि खुद मैं आईटी में बहुत बेकार लाई हूँ। मतलब कोई पढ़ाता ही नहीं था हमारे स्कूल में, मतलब खुद से मतलब पढ़ना पड़ता था कैसे तैसे करके भी, और आईटी पढ़ाने के लिए कोई नहीं था अच्छा सा। और मेरी दीदी खुद एक इंजीनियर है, लेकिन मैं उससे कभी पढ़ती नहीं थी, पता नहीं क्यों, जो भी है। लेकिन आईटी के लिए इतना बोल सकती हूँ कि जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक्स दिए हैं या यूट्यूब में जो भी लेक्चर्स मिल रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन गेन कर लो, क्योंकि किधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी भी नहीं है इसका, अगर भी होगा तो उससे क्वेश्चन नहीं आते। मैं जितना पढ़ी हूँ एनसीईआरटी जो पीडीएफ का होता है, उससे नहीं आए थे क्वेश्चन, मतलब उस पर भी कॉन्सेप्ट के बेस्ड आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जिधर से भी, जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एक नोट्स बना लो। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो जो भी मिल रहा है इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से, जहाँ से भी, उसे गेन कर लो, नोट्स में लिख लो। और जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट से, सैम्पल पेपर क्वेश्चन मिल रहे हैं अरिहंत के हैं, वो भी काम के आएंगे। सो उसे यूज़ करना, जो भी है। अगर तुम्हारा अच्छा पढ़ा रहे हैं तो यू आर लकी इनफ, तो तुम्हारे मार्क बूस्ट हो जाएंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, टॉप 5 कुछ काम के नहीं आते। जब मेरा एडमिशन हुआ था रेवेंसा हायर सेकेंडरी में, तो उधर टॉप 5 के कुछ काम के नहीं। मेरा एक दोस्त था, उसका टॉप 5 वो लिया था, टोटल मार्क्स में दिया था उधर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि सेकंड सिलेक्शन में आ जाना, ये फर्स्ट सिलेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिस्टेक्स है, टॉप 5 नहीं लिया जाता। तुम लोग सीबीएसई के हो और स्टेट बोर्ड में आ रहे हो तो टॉप 5 नहीं हो सकता। तो टू बी ऑनेस्ट, ये टॉप 5 कुछ काम के है नहीं, लेकिन जो भी मेन 5 है वो बहुत काम के हैं, वही तुम्हारा मार्क बूस्ट कराएंगी। तो टॉप 5 से तुम इतना मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखो, ताकि बस जो मेन 5 है, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी है, उस पर फोकस देना। यही मेरी पर्सनल एडवाइस है। ज़्यादा आईटी पे फोकस दे सकते हो, तुम्हारी ऑप्शन, मतलब तुम्हारा ये चॉइस है। लेकिन आई पर्सनली से दैट कि आईटी पे ज़्यादा फोकस नहीं देने से भी चलेगा। अगर मैथ्स, ये सब मेन 5 सब्जेक्ट जो भी है उस पर फोकस दोगे तो तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा जाएगा। सो दैट्स ऑल। मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐप कर दिया कि बहुत ज़्यादा मैंने बकबक कर ली, इतना मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ। बट फिर भी गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ध्यान से, जैसे कि मार्क अच्छा है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस रखना, लेकिन एक लिमिट पे, और प्रैक्टिस बहुत करना, रिवीजन भी करना अच्छे से, क्योंकि रिवीजन मैटर करती है। प्रैक्टिस के साथ रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। और मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू गाइज। और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब तुम लोग कॉमेंट्स देते हो कि दीदी ये बहुत हेल्प कर रही है हमें। सो थैंक यू गाइज फॉर ऑल दैट। स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।